साथियों का जगदीश प्रसाद की क्लास में स्वागत है। हम फर्स्ट ग्रेड की क्लास के अंदर रामचंद्र शुक्ल का इतिहास और राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास पढ़ेंगे आज फर्स्ट ग्रेड की क्लास में। तो सभी तैयार होके आ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका इतिहास ग्रंथ था, ये लिखा गया था 1927 में लिखा गया था और प्रकाशित हुआ जनवरी 1929 में। जब लिखा गया था तब हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, तब इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। लेकिन बाद में इसको संशोधित करके इसका नाम रख दिया हिंदी साहित्य का इतिहास। इतनी बात हमारी समझ में आई। आगे चलते हैं। यही ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, यही संशोधित रूप इसका या दूसरा संस्करण या संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ 1940 में। और ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये काशी से लिखा गया है, प्रकाशित हुआ काशी से। इससे पहले जितने भी इतिहास लिखे गए थे उन इतिहासों से ये इतिहास श्रेष्ठ था, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें और बहुत सी विशेषताएं ऐसी थी जो हिंदी इतिहास के नज़दीक थी और जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और तार्किकता का विकास किया था, तार्किकता के आधार पर लिखा गया था। तो मानक इतिहास के रूप में अगर हम माने तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को ही हम मानक इतिहास के रूप में मान सकते हैं। आइए, ये ग्रंथ विशेष क्यों है और क्यों इसको हम हिंदी साहित्य का मानक इतिहास मानते हैं, इस पर विचार करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा था ये विधेयवादी पद्धति से लिखा। पद्धति से लिखा गया था। एक बात। दूसरी बात, इस इतिहास के लिखने के पीछे जो उनका दृष्टिकोण था, इतिहास लिखने के पीछे जो दृष्टिकोण था, इतिहास को लिखने के पीछे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो दृष्टिकोण था वो था जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब। जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब। ये बात कैसे कि जैसे जैसे जनमानस जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होता है,
वैसे वैसे साहित्य में परिवर्तन होता है। क्योंकि हम ये बात कहते हैं कि जो जनता, जो समाज है, उसका प्रतिबिंब इतिहास है। तो जैसे जैसे जनता की चित्त वृत्तियों में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप या इतिहास का स्वरूप बदलता जाता है, साहित्य का स्वरूप बदलता जाता है। और इन साहित्य के स्वरूप बदलता है, और इन चित्त वृत्तियों और साहित्य के बीच में जो सामंजस्य बिठाना ही इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये बात है। दूसरी बात और तीसरी बात हम लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास लिखा, उसमें एक तो जाति, वातावरण, और क्षण विशेष का प्रयोग किया। इतनी बात हमारे समझ में आई। आगे अगर इसकी बात को हम आगे के रूप में और इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, तो इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, उसको दो भागों में बांटा। एक तो अपभ्रंश के कवि, अपभ्रंश भाषा के कवि, और हिंदी भाषा के कवि। अपभ्रंश के कवियों का प्रयोग सिर्फ अपभ्रंश की विकास परंपरा का उल्लेख करने के लिए मात्र इसने प्रयोग, इसका विवरण दिया है। बाकी हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्णन किया है। और आगे अगर नंबर 5 पर इसकी बात करें हम, कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, उसके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता थी जिसके आधार पर हम इसको इतिहास को एक अलग इतिहास के रूप में, एक मानक इतिहास के रूप में देख सकते हैं या मान सकते हैं, सभी विद्वान एक मत के होकर के। तो वो इसकी बात ये थी कि इन्होंने कवियों, जो जिसकी रचना कवियों ने लिखी थी, कवियों का मूल्यांकन नहीं किया या बात नहीं की। इन्होंने सिर्फ उन कवियों की जो रचनाएं थी का मूल्यांकन और विश्लेषण किया। और जो साहित्य था उनको दो रूपों में बांटा। एक तो लिखा उसने देश भाषा का काव्य, दूसरा साहित्यिक रचनाएं, साहित्यिक रचनाओं के रूप में। इस प्रकार से हम अगर देखते हैं तो इसके साथ साथ कुछ और बात करें हम, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पहले लिखे हुए जिन ग्रंथों का सहारा लिया, सहयोग लिया, उन पर विचार करें तो एक तो श्याम सुंदर दास की कोविद रत्नमाला, माला का सहयोग लिया। दूसरी इसने राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी से मदद ली। तीसरा इसने वियोगी हरि की
तीसरी इसने विरोगी हरि की ब्रज माधुरी सार, ब्रज माधुरी सार। इन तीन रचनाओं का सहयोग लेने के साथ साथ इन्होंने स्पष्ट अपने इतिहास में उल्लेख किया है कि इन्होंने मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद, हम जानते हैं मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद लिखा था जिसमें 5000 कवियों का उल्लेख किया है। उन 5000 कवियों के अंदर से उन्होंने 1000 कवि अपने ग्रंथ में दिए हैं, अपने इतिहास में लिए हैं। इसके साथ साथ और अपने विचार करें तो आगे चलते हैं। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में कालों को स्पष्ट विभाजित करते हुए दोहरा नामकरण किया। अपने इतिहास ग्रंथों में दोहरा नामकरण किया, दोहरा नामकरण किया। दोहरे नामकरण के साथ साथ में आगे की विशेषता और भी है इसके ग्रंथ की कि इन्होंने आधुनिक समालोचना, और वैज्ञानिक इतिहासबोध, वैज्ञानिक इतिहासबोध, आधुनिक समालोचना, वैज्ञानिक इतिहासबोध का प्रयोग किया, का दृष्टिकोण अपनाया। और आगे इसने एक बात और लिखी कि जो भक्ति काल जो आया था उसके बारे में इन्होंने लिखा कि ये पराजित मनोवृत्ति का परिणाम था। कैसे? इन्होंने कहा कि जब हमारे देश के बहादुर जो क्षत्रिय वर्ग था वो मुसलमानों से हार गया था, तो हारने के बाद में उस बैठे बिठाले लोगों के पास और कोई उनके पास साधन नहीं था और उसकी जो मनोवृत्ति थी वो पराजित मनोवृत्ति थी और पराजित मनोवृत्ति ही भक्ति की और उसका मार्ग प्रशस्त करती है। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ऐसा नहीं था। अगर मुगल भारत में आए होते इस परिस्थितियां ये नए होते, मुगल भारत में नहीं आते तो भी ये जो भक्ति काल है ये छोड़ आना ऐसे ही आता और ऐसे ही होता, क्योंकि ये हमारी परंपरा दक्षिणी भारत से चली आ रही थी और उसी का ही परिणाम था कि हमारी भक्ति काल आया। आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो अपने इतिहास के लिखते समय जिस दृष्टिकोण को अपनाया था उसमें इन्होंने कबीर को कवि नहीं माना है, नहीं माना है। और तुलसी को लोक मंगल का तथा सूर को लोक रंजन का, लोक रंजन का कवि स्वीकार किया है।
किया है। अब आगे अपन इसका जो इतिहास का वर्गीकरण किया था या कालों में बांटा था उनके ऊपर बात करते हैं। इन्होंने भक्ति काल को दो भागों में स्पष्ट वर्गीकरण करते हुए उसके उप भागों का विश्लेषण किया था। जैसे उसने निर्गुण और सगुण दो भागों में बांट करके इसके दो भाग कर दिए और इसके दो भाग कर दिए। कैसे? निर्गुण में एक तो इसने कह दिया संत ज्ञान मार्गी, और एक कह दिया प्रेम मार्गी, और इधर इसने सगुण में राम मार्गी और दूसरा कर दिया कृष्ण मार्गी। ये इस प्रकार से भक्ति का विश्लेषण किया था चार मार्गों में, चारों भागों में और दो भागों में बांट करके। आगे अपन बात करें इसके ऊपर, तो इसने अपने इतिहास को चार भागों में बांटा था। कैसे? देखो, दोहरा नामकरण किया था। आदि काल या वीरगाथा काल। ये तो इन्होंने लिखा था 1050 माना 1050 से 1375 संवत। दूसरा माना इन्होंने पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। ये उन्होंने 1375 से 1700 तक माना, 1700 संवत तक माना। तीसरा उसने उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। रीतिकाल इसको इन्होंने संवत 1700 से 1900 तक माना। आगे उन्होंने आधुनिक काल या गद्य काल इसको इन्होंने 1900 से 1984 या उसके बाद तक माना, और गद्य काल के कई विभाजन कर दिए थे उन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास पर अपन ने विशेष रूप से आज बात की, और राम कुमार वर्मा के ऊपर भी बात करनी थी हमें। उसके निसर्ग आलोचनात्मक इतिहास जो उन्होंने पीएचडी के दौरान शोध कार्य में लिखा गया, और उसी को उन्होंने इतिहास अपना मान लिया था, और भक्ति काल तक उसने अपने इतिहास में विश्लेषण किया है। और उसने रामचंदायन को प्रथम रचना और कुतुबन को प्रथम कवि स्वीकार किया है, और स्वयंभू को प्रथम कवि स्वीकार किया है। उस पर अपना बात अलग से बाद में करेंगे। तब तक के लिए जगदीश प्रसाद को इजाजत दीजिए। नमस्कार।